हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो विषय वस्तु है मेरे प्यारे दोस्तों वो है जनगणना। और जनगणना से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आते हैं, अगर मैं बात करूं कि इसका जो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है उसको भी मैं यहाँ पे सम्मिलित किया हूँ। और जनगणना से एक भी पॉइंट जो है कि हमने जो है कि यहाँ पे छोड़ा नहीं है, सारे पॉइंटों को यहाँ पे सम्मिलित किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को इस बोर्ड पे लिखी गई चीजें एक भी दिखाई नहीं दे रही होंगी, तो आपको देखना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। बस आपको क्या करने हैं कि जो हमारी आवाज है उसको अपने कानों तक पहुंचा देना है। आप लोग अपने कानों तक जो है कि एकाग्रता से मेरी आवाज को अगर पहुंचा देते हैं तो मेरा मानना यह है कि जनगणना से एक भी क्वेश्चन आपका छूट के कभी भी बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं बात करूं कि जो जनगणना 2011 है ये एक इंपॉर्टेंट विषय वस्तु हमेशा से रही है पेपर के दृष्टि से। और पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो चाहे अन्य जो है कि स्टेट लेवल का एग्जाम हो या आपका आरआरबी हो, सभी चीजों की मैं बात करूं यानी कि सभी पेपरों की मैं बात करूं तो सभी में जो है कि यह अहम भूमिका निभाती है। तो देखिए 2011 में अगर मैं बात करूं पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन जो है कि 15 लगभग पूछे गए थे। 2018 में, सॉरी 11 में बोल रहा हूं, 2018 में जो है कि 15 जो है कि यहाँ से जो है कि क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस टाइम ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि आपकी 2021 की जनगणना जो है कि आपके सामने खड़ी है, जो स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। और मैं इस जनगणना की बात करूं तो ये जनगणना का अंतिम जो है कि चरण चल रहा है। और यहां से जब जो है कि इसकी समाप्ति होने वाली है तो आपके जो है कि यहां से क्वेश्चन जो है कि पेपर में, अगर यूपीपीसीएस की अगर मैं बात करूं तो यहां से 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस बार के पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो विषय वस्तु है हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है और इस पे बच्चों को वर्क भी करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको मेरी आवाज को अपने कानों तक पहुंचाना है, चाहे हेडफोन के माध्यम से पहुंचाइए, चाहे अपने रूम में एकाग्र होकर पहुंचाइए या अपने रजाई में जो है कि घुस के जो है कि अकेले आवाजों को मेरे सुनिए, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें सम्मिलित की गई हैं जो आपको आम जनगणना में देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जनगणना का संबंध जो है, आप लोग जानते हैं कि जननांकिकी होता है, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड आता है डेमोग्राफी। अगर डेमोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है आपका डेमो और प्लस दूसरा क्या है आपका ग्रेफी। डेमो का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों जनता, और ग्रेफी का मतलब होता है लिखना। क्या? डेमो का मतलब होता है जनता और ग्रेफी का मतलब होता है आपका लिखना। और जो डेमोग्राफी शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इस शब्द को सबसे पहले जो है कि अश्लेख बिलार्ड आते हैं, एक फ्रांसीसी व्यक्ति, जिन्होंने 1855 ईस्वी में इस शब्द को जो है कि पहली बार प्रयोग किया। अब समझिए कि डेमोग्राफी की परिभाषा क्या निकल के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए। यानी कि जनता के विषय में कुछ लिखना। किसके विषय में मेरे प्यारे दोस्तों? जनता के विषय में कुछ लिखना आपका क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि लिखने का संबंध केवल जो है कि लिखने से नहीं है। अब मैं बात करूं कि किसी एरिया की या किसी पार्टिकुलर क्षेत्र की या किसी देश की मैं बात करूं, या मान लीजिए कोई आपके पास आसपास जो है आपका घर ही मान लीजिए, आपका जो घर है एक एरिया है, क्षेत्र है वो, ठीक है, उस क्षेत्र में कितने मेंबर्स रहते हैं, ठीक, उसका जनगणना। आपके घर में कितने बकरी हैं उसका जनगणना, कितने भैंस है उसकी जनगणना, आपके जो है कि सारी चीजों के बारे में जनगणना, यानी कि उस जनगणना के बारे में लिखना आपका क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। यानी कि किसी पार्टिकुलर एरिया में वहां पे कितने लोग रह रहे हैं, ठीक, उनकी योग्यता क्या है, उनके यहाँ कौन कौन सा संसाधन है, उनके यहाँ और भी जो है कि आर्थिक चीजें कैसी हैं, उन सारी चीजों की गणना जो है कि आपको डेमोग्राफी में जननांकिकी के अंतर्गत आता है। उस क्षेत्र में कितने किलोमीटर पे जो है कि जनसंख्या रह रही है, ठीक, इन सारे चीजों का जो है कि जनगणना करना ही आपका डेमोग्राफी जननांकिकी कहलाता है। और इसकी जो है कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों? अश्लेख बिलार्ड, एक फ्रांसीसी आते हैं जिन्होंने 1855 ईस्वी में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। उसके बाद से एक बहुत ही महान व्यक्ति आते हैं इस धरती के, जिनका नाम आता है माल्थस। यानी कि माल्थस के अनुसार अगर आज हम बात करें
तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने जो आपका जनसंख्या सिद्धांत दिया था और इन्होंने ये कहा था कि किसी भी पार्टिकुलर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो उस पार्टिकुलर क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो हर 25 वर्ष में डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? हर 25 ईयर्स में क्या होती है? डबल हो जाती है। इन्होंने क्या कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि किसी भी क्षेत्र या देश की अगर मैं बात करूं तो वहां की जो जनसंख्या होती है ना वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। किस श्रेणी में बढ़ती है? गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। लेकिन उस क्षेत्र और उस देश की जो संसाधन है, जो जीविकोपार्जन है, वो जो है कि आपका समानांतर श्रेणी में बढ़ता है। किस श्रेणी में बढ़ता है? समानांतर श्रेणी में बढ़ता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो आप लोगों को यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी और समानांतर श्रेणी बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप लोग बहुत ही महान व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो है कि गुणोत्तर श्रेणी भी बताता हूँ कि क्या होता है। तो देखिए जनसंख्या जो होती है आपकी 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस रेशियो में बढ़ती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। लेकिन जो संसाधन है, जो जीविकोपार्जन का साधन है, वो आपका समानांतर श्रेणी में बढ़ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से बढ़ता है, एक समानांतर श्रेणी में बढ़ता है। अब इन्होंने ये कहा कि किसी भी राष्ट्र या देश की जनसंख्या जो है आपकी प्रत्येक 25 वर्ष में क्या होती है? डबल हो जाती है। क्या होती है? डबल हो जाती है। इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे पहले जो है कि प्राकृतिक आपदा को कारक माना है। क्या माना है मेरे प्यारे दोस्तों? इन्होंने जो है कि जनसंख्या नियंत्रण को सबसे पहले प्राकृतिक आपदा को जो है कि कारण माना है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि किस व्यक्ति ने जो है कि प्राकृतिक आपदा को सबसे पहले जनसंख्या कंट्रोल का जो है कि कारक माना है? तो आते हैं आपके माल्था साहब। ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्रीलिम्स में जो है कि ये पूछे जाने की पूरी जो है कि संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जो जनसंख्या जो है कि नियंत्रित करने के लिए, काउंटर करने के लिए प्राकृतिक आपदा को इन्होंने कारक माना है। तो कैसे माना है इन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसको समझिए कि इन्होंने कैसे माना है। तो देखिए किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र या देश की मैं बात करूं तो वहां पे जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, समझ चुके हैं आप लोग। और संसाधन और जीविकोपार्जन उनका क्या होता है? समानांतर श्रेणी में बढ़ता है। तो जब भी जनसंख्या का दबाव जो है कि उस क्षेत्र में बढ़ता हुआ चला जाता है तो वहां पे संसाधन में क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? कमी आएगी। जब संसाधन में कमी आएगी तो आपकी क्या वहां पे फैल सकता है? भूखमरी फैल जाएगा, कुपोषण के लोग वहां पे शिकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? प्राकृतिक आपदा आता है। आप लोग जानते हैं कि अभी प्राकृतिक आपदा भारत में भी आया था। आप लोग जानते हैं जो केदारनाथ घटना हुई थी, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। तो ये भी एक अहम रोल निभाता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो इसको काउंटर करने के लिए प्राकृतिक आपदा आता है। और प्राकृतिक आपदा जो है कि जनसंख्या दबाव जब जब बढ़ी है तब तब प्राकृतिक आपदा जो है कि आया है और जनसंख्या को कंट्रोल करके वापस चला गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अगर मैं बात करूं तो समग्र जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बड़ा कारक जो है कि आपका प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक आता है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। अब देखिए जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रतिपादन 1929 ईस्वी में फ्रैंक न्यूटिस्टीन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? फ्रैंक न्यूटिस्टीन के द्वारा किया गया। और इस जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप देने का कार्य जो है कि W.L. थॉमस ने किया है। किसने किया है मेरे प्यारे दोस्तों? W.L. थॉमस ने किया है। और एक व्यक्ति आते हैं जिनकी मैं बात करूं, उनके बारे में समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक व्यक्ति आते हैं सीटी ग्रेकर। सीटी ग्रेकर ने यह कहा कि किसी भी देश या राष्ट्र की या किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। यानी कि किसी भी देश, राष्ट्र या किसी पार्टिकुलर क्षेत्र की जनसंख्या जो है कि आपकी 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। ठीक है, उसको अभी समझेंगे कि 5 अवस्थाएं कौन कौन है। अभी कुछ पॉइंट और देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इन्होंने ये कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो किसी भी देश की जो जनसंख्या है वह कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं
और गुजरने का जो है कि मतलब ये है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो भी जो है कि एक प्रभावशाली कारक है जो वहाँ की जनसंख्या ग्रोथ में उत्तरदायी है या उस जनसंख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। तो उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ मैं बात करूं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए किसी भी देश की जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो उसका आर्थिक विकास होना जरूरी है, तभी वहाँ की जनसंख्या जो है कि एक कंट्रोल में रहेगी। और आर्थिक विकास का मतलब यहाँ पे क्या है, विकास का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपका गुणात्मक के साथ साथ कैसा होना चाहिए, क्वालिटी वाला भी होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, गुणात्मक के साथ साथ आपका क्वालिटेटिव भी होना चाहिए। आप समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो हमारी पहली अवस्था आती है उसके बारे में, कि जो पहली अवस्था है, तो देखिए पहली अवस्था की अगर मैं बात करूं, आप लोग जानते हैं कि जब भारत जो है कि उस पीरियड की अगर मैं बात करूं, इससे पहले अगर मैं बात करूं कि जो व्यक्ति था वो पूरा पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो पूरा पाषाण काल में व्यक्ति केवल और केवल क्या करता था, केवल खाद्य संग्राहक था। उसको जो है कि किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था, ना उसे जनन करना था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होता गया तो आज जो है कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक कि हम तो हमारे दो तक पहुंच गए हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जो 5वीं अवस्था से गुजर रहे हैं। भारत जो है कि आप जानते हैं कि तीसरी अवस्था में है। किस अवस्था में? तीसरी अवस्था से गुजर रहा है भारत, लेकिन चौथी अवस्था में ये पहुंच जाएगा। और चौथी अवस्था में कब पहुंचेगा, इसका जो है कि लगभग में अगर मैं बात करूं तो 2050 तक ये जो है कि आपका चौथी अवस्था में पहुंच जाएगा। अभी भारत की जनसंख्या जो है कि तेजी से ग्रोथ हो रही है, अब कंट्रोल होना चालू हो गया है। बीच में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ था, लेकिन अभी जो है कि जनसंख्या बिल्कुल थोड़ी कंट्रोल में चल रही है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो पहली अवस्था की अगर मैं बात करूं तो उस दौरान क्या हुआ करता था मेरे प्यारे दोस्तों कि यह कृषि प्रधान था। और जब कृषि प्रधान था तो उस दौरान क्या हुआ करता था कि जन्म दर जो है कि उस दौरान उच्च थे। क्या थे? उच्च थे। जन्म दौरान उच्च थे और मृत्यु भी क्या थी आपकी? उच्च थी। जन्म दर आपकी क्या थी? उच्च थी और मृत्यु दर भी आपकी उच्च थी। उसका रीजन क्या है? मृत्यु दर होने का प्रमुख कारण यह है कि अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं का उपलब्ध न होना। यानी कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग दादा परदादा बता रहे होंगे कि जो है कि प्लेग फैल जाता था, गांव का गांव सफा हो जाता था, हैजा फैल जाता था, गांव का गांव सफा चट हो जाता था। ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजी है ना वो अभी तक अब जो है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली है, लेकिन पहले इतना ग्रोथ नहीं की थी, जिसके वजह से क्या होता था कि जन्म भी ज्यादा होता था और मृत्यु भी जो है कि आपकी ज्यादा होती थी। तो जनसंख्या कैसी होगी फिर? यहाँ पे कोई स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण इनकी मृत्यु ज्यादा होती है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी रहेंगी? बिल्कुल जो है कि स्थिर रहेंगी और धीमी गति से चलेंगी, यानी कि धीमी गति से चलते हुए चलेंगे। तो ये प्राथमिक स्टेज में होता है। द्वितीय स्टेज में क्या होता है कि धीरे धीरे उस क्षेत्र या राष्ट्र या देश का विकास होने लगता है। क्या होने लगता है? विकास होने लगता है। जब वहां विकास होने लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी जो है कि मुहैया हो जाती हैं, उपलब्ध हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूं तो आर्थिक वृद्धि होने के साथ साथ आर्थिक विकसित हैं तो जनसंख्या जन्म दर जो है कि उच्च होगी, मृत्यु दर क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ड्यू टू आपके हॉस्पिटलिटी की सुविधा हो जाती है, बहुत सारे चीजों की सुविधा हो जाती है। अब पहले क्या होता था कि चेचक से लोग कितने मरते थे, लेकिन आज देखिए चेचक से एक भी मौत हो जाए तो हमें बताइए आप लोग, नहीं होती है ना। तो इसीलिए जो है कि उस टाइम जो है कि जन्म दर आपका उच्च था और मृत्यु दर जो है कि सेकंड पोजीशन में आपका कम हो जाता है। यानी कि जनसंख्या इस कंडीशन में क्या होती है? बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। क्या होती है? बहुत तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाती है। ठीक, जब जनसंख्या ग्रोथ कर जाती है तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? संसाधनों में कमी होने लगती है। जब संसाधनों में कमी होने लगेगी मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या होगा कि वहां पे जो है कि प्राकृतिक आपदा आएगी ही आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरी अवस्था की तरफ चलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी अवस्था में क्या होता है, किसी भी राष्ट्र या देश की जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका इतना विकास हो जाता है और कृषि का भी विकास हो जाता है, जिससे वजह से क्या होता है कि जन्म दर में कमी हो जाती है। यानी कि जन्म दर में क्या होती है? थोड़े थोड़े कमी होती है। क्यों कमी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि
वहां पे जब इतना विकास हो जाता है तो लोग थोड़े समझदार हो जाते हैं, और आज जो नीति है ना हम दो हमारे दो का, वो धीरे धीरे जो है कि वो लोग पालन करने लगते हैं। फिर जो है कि आपका जन्म दर जो है कि धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी और मृत्यु दर में तेजी आ जाती है, और मृत्यु दर क्या हो जाती है, तेजी आ जाती है। समझिए, जैसे मैं कहूं कि हमारे घर में जो है कि हम दो हैं, हमारे दो पैदा हुए, ठीक, और उनके दो पैदा हुए, इस तरीके से जो है कि चलता रहा, लेकिन पीछे जो है कि आपके 3 मर जा रहे हैं, तो बताइए एक की कमी आ गई, यानी कि मृत्यु दर में तेजी आ गई, यानी कि एक बढ़ गया, यानी कि जन्म दर में क्या हो गई, कमी आ गई। वो धीरे धीरे जो है कि ग्रोथ कर रहा है, लेकिन आपकी जो मृत्यु दर है वो तेजी से ग्रोथ कर रही है। क्यों? उसके साधन है, जितने औद्योगिक क्षेत्र लगेंगे नई नई बीमारियां फैलेंगी, जब नई नई बीमारियां फैलेंगी तो एक कारण बनेगा मौत का। ठीक, चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो राष्ट्र होता है या क्षेत्र होता है वो विकास या विकसित राष्ट्र बन जाता है। जब कोई विकास या विकसित राष्ट्र बन जाता है तो उसके पास लगभग में सारे संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। जब संसाधन उसके पास उपलब्ध हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जन्म दर जो है कि उनकी नियंत्रित हो जाती है, और मृत्यु दर भी जो है कि नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, दोनों नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है कि पूर्ण रूप से विकसित हो गए। विकसित होने का मतलब ये हो गया कि हम अगर 2 किए तो हमारा बच्चा भी 2 ही करेगा, इस लेवल से। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, जन्म दर आपका नियंत्रित हो गया। और देखिए क्या हुआ कि 2 मर गए, पीछे 2 मर गए, 2 पैदा हो गए, फिर उन्होंने 2 पैदा किया, फिर 2 पीछे से निपट गए, फिर 2 उन्होंने पैदा किया, फिर 2 पीछे से निपट गए। तो आपकी क्या है, संतुलित है, यानी कि 2 आगे बढ़ रहे हैं, 2 पीछे से निपट रहे हैं, 2 आगे बढ़ रहे हैं, 2 पीछे से निपट रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों जो है कि नियंत्रित हो जाती हैं, और धीरे धीरे ये जो है कि क्या होती है कि गिरने लगती है। क्या होती है, गिरने लगती है, और गिरने लगती है तो जनसंख्या जो है कि आपकी स्थिर हो जाती है। जैसे आपके जितने भी यूरोपियन देश हैं वहां पे क्या है, जन्म दर स्थिर है, ठीक, और मृत्यु दर भी आपकी क्या है, स्थिर है, दोनों स्थिर हैं, वहां बढ़ ही नहीं रही है। ठीक, अब तीसरी अवस्था में आपका भारत आता है, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक विकास अभी चल रहा है बहुत तेजी से, और जो जनसंख्या है मृत्यु में तेजी से जो है कि कमी हो रही है, क्योंकि संसाधन सारे उपलब्ध हैं। और यहाँ पे जो जन्म दर है, अगर मैं बात करूं, जन्म दर में थोड़ा थोड़ा जो है कि कमी हो रही है, लेकिन मृत्यु दर में जो है कि तेजीपना आ गया है। तो इसको आप लोगों को समझना है। पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि भारत किस स्टेज से गुजर रहा है, तो तीसरी स्टेज से गुजर रहा है। चौथा बात कर लिया मैंने, पांचवा की अगर मैं बात करूं तो ये है पूर्ण विकास की अवस्था। ये पूर्ण विकास की अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस अवस्था में जो है कि शिक्षा का स्तर, पोषण का स्तर, सूचकांक उच्च होना चाहिए, जिसको पूर्ण विकास की अवस्था बोलते हैं। पूर्ण विकास का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मानव विकास उच्च होना चाहिए, सूचकांक उच्च होना चाहिए, शिक्षा का स्तर, पोषण स्तर सब बढ़िया होना चाहिए, तो वह देश 5वीं अवस्था में पहुंच जाता है। अब मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं तो इसमें जन्म दर जो है कि आपका कम हो जाता है, और मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बच्चे लोग पैदा ही करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाएगी आपकी, मृत्यु दर की अपेक्षा जो है कि जन्म दर में कमी होती है, मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, यानी कि मर रहे हैं लेकिन कोई पैदा ही नहीं कर रहा है, बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपके मृत्यु दर में जो है कि बढ़ोतरी हो जाएगी और जन्म दर में कमी हो जाएगी। तो ये 5वीं अवस्था है। इसके कुछ उदाहरण मैं बात करूं तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जो है कि आपके जो है कि ऐसे हैं, यहाँ पे लोग बच्चे पैदा ही करना नहीं चाहते, और जो है कि यहाँ पे मृत्यु दर क्या है, ज्यादा है, और जन्म दर कम है। उस देश की जनसंख्या में कमी आ जाएगी। क्या होगा उस देश की जनसंख्या में, फिर कमी आ जाएगी। ठीक, आगे मैं बात करूं कि पॉइंटों को यहां कुछ और समझना है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों कि जो 1921 की जनगणना हुई मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि 1921 से पहले भारत की जो जनसंख्या थी, यानी कि भारत की संख्या जो है कि वह पहले चरण में थी 1921 से पहले। कब, 1921 से पहले भारत की जनसंख्या का चरण था, पहले स्टेज में थी, लेकिन 1921 के बाद से जनसंख्या इतनी तेजी से ग्रोथ हुई मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही तेजी से ग्रोथ हुई, और 1968 आते आते
जो है कि जनसंख्या सीधे डबल हो गई। कितना हो गई? 1900 जो है कि अगर मैं बात करूं आपका 1931 की अगर मैं बात करूं तो 1931 में जो है कि आपकी जनसंख्या थी 36 जो है कि करोड़ थी। अब जो है कि जो है 1968 में जनसंख्या सीधे डबल हो गई, 68 करोड़ हो गई, डबल से थोड़ा ही कम थी। ठीक, और उसका जो रेशियो था बढ़ने का वो 2.4% के रेशियो से बढ़ी थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1921 के बाद जो है कि जो सेकेंड स्टेज में भारत पहुंच गया, जिसमें जो है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक, 1970 के बाद तीसरी अवस्था भारत की आ गई, और 1970 के बाद से अगर मैं बात करूं कि जो भारत है वो तीसरी अवस्था से अभी तक तीसरी अवस्था में ही चल रहा है। क्या हो रहा है? तीसरी अवस्था में चल रहा है, जिसका जन्म दर में थोड़ा थोड़ा जो है कि कमी हो रहा है, लेकिन अभी मृत्यु दर में जो है कि कमी हो गई है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे काफी मौजूद हैं। 1911 और 1921 की मैं बात करूं तो महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्यों मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि इसके और इसके बीच में जनसंख्या जो है कि बहुत तेजी से जो है कि कम हुई है। क्या हुई है? कम हुई है। जब आप लोग जानते हैं कि 1921 ईस्वी में जो जनसंख्या थी वो ऋणात्मकता थी, ऋणात्मक में चली गई थी, लेकिन उसके बाद से जो है कि आपकी जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है। तो इसलिए जो है कि 1911 से लेकर 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है, क्योंकि उस टाइम अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजों ने जो है कि जनता का बहुत शोषण किया, और शोषण करने के बाद से और कुछ कुपोषण से मर गए, और कुछ मैं बात करूं तो कुछ भूखमरी से मर गए, काफी ऐसे जो है कि कुछ प्राकृतिक आपदा से डेथ कर गए। तो वहां पे क्या हुआ कि जन्म दर भी आपकी बिल्कुल नहीं थी और मृत्यु दर तो काफी हो गई, तो जो है कि आपकी जनसंख्या ऋणात्मक में चली गई थी। ठीक, अब मैं बात करूं कि जो जनसंख्या का विस्तार है, कुछ इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसके बिना जो है कि आप जो है कि चीजों को अधूरा समझते हैं, उसको समझिए। देखिए, जो इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में आता है, अगर मैं पहला बात करूं तो रोमन साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो रोमन साम्राज्य में एक क्लेस्ट्रल सर्वे हुआ। क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? क्लेस्ट्रल सर्वे हुआ, और इस क्लेस्ट्रल सर्वे की मैं बात करूं तो जिसको मुख्यतः जनगणना के रूप में ही जाना जाता था। क्या हुआ? क्लेस्ट्रल सर्वे हुआ रोम में, यानी कि रोमन साम्राज्य में इसको जनगणना का ही एक रूप माना जाता है। उसके बाद से क्या हुआ कि 15वीं सदी में इजराइल में जो है कि कुछ लोग इजराइल से प्लान कर गए, और जिसको मूसा लोग होते हैं उन्होंने काउंट किया। इसको भी जो है कि एक जो है कि उत्तरदायी माना जाता है जनगणना के लिए। उसके बाद से आप लोग जानते हैं कि एक महान जो है कि आते हैं कौटिल्य साहब का जो अर्थशास्त्र है उसमें भी जनगणना के बारे में बताया गया है, और कौटिल्य साहब ने ये कहा है कि किसी भी राजा के लिए उसके राज्य की जनगणना उसे पता होनी चाहिए, जिससे वहां कर वसूली में आसानी हो जाती है। क्या होती है? कर वसूली में आसानी हो जाती है। उसके बाद से जो है कि अबुल फजल की जो आईने अकबरी आता है, आईने अकबरी में मुगल काल के समय जो है कि इसमें भी आपको जनगणना के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आपके जो है कि हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है जो है कि जनगणना के अबाउट में, तो इसको आप लोगों को देख लेना है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात करूं अब कि जो जनगणना के बारे में आप लोग चिंतित थे अभी तक, उसको समझिए कि जनगणना की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आधुनिक पद्धति से जनगणना जो है आपका सबसे पहले किसने करवाया? 1749 ईस्वी में स्वीडन ने करवाया। व्यवस्थित रूप से जनगणना स्वीडन ने ही करवाया था सबसे पहले 1749 ईस्वी में। लेकिन दशकीय जनगणना का कार्य जो है कि सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और इंग्लैंड की मैं बात करूं तो इंग्लैंड में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1801 में हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? 1801 में हुई थी। अब देखिए कि जो भारत में जनगणना हुई कब और कैसे हुई उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, देखिए 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो आए। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में सबसे पहले भारत में जनगणना प्रारंभ हुई। क्या हुआ? जनगणना प्रारंभ हुई। लेकिन इससे पहले भारत में जनगणना हो चुकी थी। कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? 1853 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी।
ये हुई थी आपका जो उत्तर पश्चिमी प्रांत आता है ना, उस उत्तर पश्चिमी प्रांत के कुछ विशेष क्षेत्रों में जो है कि जनगणना की गई थी। क्या हुआ था? जनगणना की गई थी, किंतु पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में पहली जनगणना जो है आपकी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 21 फरवरी जो है कि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुआ। क्रमवार सिलसिला चालू हुआ आपका लॉर्ड रिपन के टाइम में। लॉर्ड रिपन के समय में 17 फरवरी 1881 ईस्वी को लॉर्ड रिपन के समय में जो है कि क्रमवार जनगणना चालू हुआ। अभी जो है भारत की जो है कि ये 15वीं जनगणना है 2011 की, लेकिन स्वतंत्र भारत की यह जो है कि आपकी 7वीं जनगणना है। ठीक, जो 2021 में होगा वो आपकी स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना हो जाएगी। अब देखिए, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे आपके, आप लोग जानते हैं कि WL प्लाउडेन थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। अब जो 7वीं जनगणना हुई 2011 में, इसके जो है कि आपके आयुक्त थे C चंद्रमौली। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? C चंद्रमौली, ये भी मालूम होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि 2011 की जनगणना 2 चरणों में की गई। पहला चरण जो है आपका अप्रैल से लेकर सितंबर 2010 तक चला। उसके बाद से दूसरा जो है, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा आपका 9 से 28 फरवरी 2011 के बीच संपन्न हुआ। अब देखिए, जो जनगणना होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आंकड़े जो प्रकाशित होते हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके आंकड़े जो प्रकाशित किए गए 31 मार्च 2011 को ये आंकड़ा प्रकाशित किया गया। और जो आंकड़ा प्रकाशित किया जाता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 चरणों में किया जाता है, 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है आपका अंतरिम आंकड़ा जिसको बोलते हैं प्रोविजनल डाटा, और दूसरा मैं बात करूं जो फाइनल डाटा आता है आपका, वो अंतिम डाटा। और इस बार जो है कि 2011 में संशोधित डाटा भी जो है कि आपका जो है कि प्रयोग किया गया और इसको भी लागू किया गया। ये पहली बार जो है कि संशोधित डाटा इसमें प्रयोग किया गया। तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि हमेशा जो है आपको अंतरिम आंकड़े जो प्रोविजनल पैनल होते हैं उसको कभी नहीं पढ़ना चाहिए। क्या? उसको कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह पेपर में जो है कि पूछा ही नहीं जाता है, तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको जो अंतिम डाटा आता है, जो फाइनल डाटा आता है, उसको पढ़ना चाहिए और उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो अंतिम डाटा जो आपका आया था 30 अप्रैल 2013 को संशोधित डाटा आया, और अंतिम आंकड़ा आपका जो है कि 7 जनवरी 2014 को आंकड़े प्रकाशित किए गए, फाइनल डाटा जो है कि प्रकाशित किए गए। अब देखिए कि जो जनगणना से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं आती है, जैसे जनसंख्या घनत्व, इनके बारे में, फिर जो है कि जनसंख्या पिरामिड जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि कार्य सहभागिता दर, जनसंख्या लाभांश, शुभंकर, TFR, साक्षरता दर, दशकीय वृद्धि, शिशु लिंगानुपात, लिंगानुपात, इन सारों के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले कोई चीज समझिए। देखिए कि आप सब जानते हैं, आप लोग कहते हैं कि जो है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी हो जानी चाहिए भारत में। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों ना, तो हर इंसान यही चाहेगा कि हम लड़का पैदा करें, लड़की पैदा ना करें, और भ्रूण की हत्या जो है कि इन्फेंटिसाइड का जो है कि लोग रूल अपनाने लगेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बेटा पैदा हो, बेटी पैदा ना हो। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्तों कि 1 चाइल्ड पॉलिसी भारत में लागू नहीं होना चाहिए। आपके इच्छा के अनुसार है, आप जितने समर्थ हैं उतने आप कर सकते हैं, जितने खिला सकते हैं उतने कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी या 1 चाइल्ड पॉलिसी को भारत में नहीं लागू होने देना चाहिए, जिससे जो है कि हमारे जो भारत की जनसंख्या दर है ना, वो बिल्कुल घट जाएगी, और घटने के साथ साथ युवाओं की संख्या में कमी आ जाएगी। ठीक है मेरे पास, जैसे आप देखिए चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी किया। आज के डेट में चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं है। क्यों नहीं है? वहां हट गई। रीजन ये है कि वहां बूढ़ों की संख्या बढ़ गई, युवाओं की संख्या घट गई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि जो भारत की जो तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है, चौथे स्टेज में पहुंच जाएगा। काफी लोग समझदार हो चुके हैं। अब जो है कि हम हमारे दो ही कर रहे हैं,
तो सोचना नहीं है, अब जो है कि धीरे धीरे आदमी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनसंख्या के जो नियंत्रण का दर है इसको हमें 2.1% तक लाना है, जबकि अभी प्रेजेंट टाइम में 2.2% TFR दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट आपका 2.2% है। इसको कम करना है, कब तक का लक्ष्य है? 2020 तक का, इसको 2.1% करना है। ये क्यों जरूरी है उसके बारे में अभी जब मैं TFR पर आऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक। अब सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो है आपका 193,422। ये एग्जैक्ट नंबर आपको याद करना है, ये मोबाइल नंबर है, जैसे आप लोग किसी का मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, ठीक। तो उसी तरह आपको जो है कि ये नंबर याद कर लेना है कि 12-11-93-422। देखिए लास्ट का 422, पहले का 121 और बीच का 193, ये टोटल जो है कि भारत की प्रेजेंट टाइम 2011 की अनुसार जनसंख्या है। लेकिन 2021 के जो आंकड़े प्रकाशित होंगे इसमें मेरा मानना है कि करीब 135 के आसपास पहुंच जाएगा, 135 करोड़ के आसपास ये जनसंख्या जो है कि पहुंच जाएगी। क्योंकि प्रेजेंट टाइम का जो आंकड़ा है आप लोग देख सकते हैं, भारत का एक मैं वेबसाइट बता दे रहा हूं, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं कि www. अगर मैं बात करूं कि क्या आता है उसको समझिए, तो वर्ल्ड मीटर डॉट इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, यानी कि वर्ल्ड मीटर .com, यहाँ से .information इन्फो लिख देंगे आप लोग, तो यहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्रति सेकंड कितना तेजी से बढ़ रहा है, वो यहाँ पे दिखा देगा आपको कि www.worldmeter.info यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सारी चीजों के बारे में देख सकते हैं आप लोग यहाँ से कि जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको समझिए क्या आता है। तो इसमें अगर सबसे पहले जो आता है हमारा, उसमें आता है आपका जनसंख्या घनत्व। जो आपका जनसंख्या घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए जनसंख्या घनत्व आपका जो है कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र में प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, इसी को क्या बोला जाता है? जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? टोटल जनसंख्या अपॉन टोटल एरिया, किसका? उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का आप जो है कि काउंट कर रहे हैं, ठीक। तो जो है कि डेंसिटी के मामले में आप लोग जानते हैं कि सर्वाधिक बिहार का है, 1106 है डेंसिटी प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे, ठीक। लिंगानुपात जिसको बोलते हैं सेक्स रेशियो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कि प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, उसी को सेक्स रेशियो बोलते हैं। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? स्त्रियों की संख्या अपन पुरुषों की संख्या इंटू 100, यहां से जो है कि आप लोग जो है कि सेक्स रेशियो को निकाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद से अगर मैं बात करूं शिशु लिंगानुपात क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रेजेंट टाइम में जो है कि आपका शिशु लिंगानुपात 914 है, ये आपको मालूम होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जो शिशु लिंगानुपात होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ही ये शिशु लिंगानुपात निकाला जाता है कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं जो इतने दिनों में पैदा हुए हैं, उनका कैसे निकालते हैं कि उनपे जो है कि 0 से 6 वर्ष के बालकों पे जो है कि प्रति 1000 बालकों पे बालिकाओं की संख्या कितनी है, उसी को जो है कि आपको जो है कि शिशु लिंगानुपात बोला जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में भारत में 914 है, इसको निकालते कैसे हैं? यानी कि बालिकाओं की संख्या अपॉन बालकों की संख्या इंटू 100 आपको निकल जाएगा जो है कि शिशु लिंगानुपात, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका दशकीय वृद्धि दर। भारत की दशकीय वृद्धि दर प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 17.7% की है, तो ये मालूम होना चाहिए आपको। इसका परिभाषा देखिए, समझिए जो दशकीय वृद्धि है उसका। देखिए हर 10 साल में जितनी जनसंख्या बढ़ जाती है तो इसे ही जो है कि जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, या सॉरी दशकीय वृद्धि दर कहते हैं, क्योंकि 10 साल में बढ़ रही है ना,
जब 10 साल में बढ़ रही है तो प्रत्येक 10 साल में जो है कि जितनी जनसंख्या बढ़ जाती है उसे ही आपको दशकीय वृद्धि की दर कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है, क्या निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आता है वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या अपॉन पूर्व की जनसंख्या इंटू 100। ठीक, समझ गए क्या? वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या अपॉन पूर्व जनसंख्या इंटू 100। जैसे आप परसेंटेज में निकालते हैं एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 निकाल लेते हैं तो प्रतिशत निकल जाता है। उसी तरह ये भी है आपका। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में कितना है, 17.7% है। अब देखिए लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर। तो प्रेजेंट टाइम में जो साक्षरता दर है भारत में वो 74% है। कितना है? 74% है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या की उसकी मैं बात करूं तो पुरुषों की जो आपकी साक्षरता है लिटरेसी रेट 80.1% है। बाकी जो बचा आपका महिलाओं की है, सॉरी 65% जो है आपकी महिलाओं की है, 65.5% महिलाओं की है। उसके बाद से देखिए साक्षरता दर, इसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि परिभाषा समझिए इसको पहले कि साक्षर किसको बोला जाता है। देखिए 7 वर्ष से नीचे के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बालक को, किसी भी जो है कि बालिका को आप साक्षर नहीं कह सकते, चाहे वो कितना कौटिल्य ही क्यों न बन गया हो, लेकिन वह साक्षर नहीं है अगर वह 7 वर्ष से कम आयु का है। तो 7 वर्ष से ऊपर के आयु के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें ही साक्षर माना जाता है। जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उन्हें ही साक्षर माना जाता है। साक्षर का मतलब से आप क्या समझ रहे हैं? उस व्यक्ति को पढ़ना लिखना और जो है कि आना चाहिए अच्छी तरीके से। क्या होना चाहिए? पढ़ना लिखना आना चाहिए, अच्छी तरीके से तो नहीं लेकिन पढ़ना लिखना आना चाहिए। देखिए अगर उस व्यक्ति को केवल पढ़ना आ रहा है तो भी वह साक्षर नहीं है, किसी व्यक्ति को लिखना आ रहा है तो भी वह साक्षर नहीं है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, पढ़ना लिखना और सुनना समझना, उसका बौद्धिक विकास भी कैसा है, उन सारे चीजों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हो गई आपकी साक्षरता लिटरेसी। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है? तो देखिए साक्षरों की संख्या अपॉन, मैं बात करूं तो 7 वर्ष से कम आयु की संख्या इंटू 100, यानी कि किसी भी क्षेत्र में साक्षरों की संख्या अपॉन 7 वर्ष से कम आयु के लोग इंटू 100, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है ये TFR। तो देखिए जो प्रोडक्शन रेट है उसको जानिए, प्रजनन दर जिसको बोलते हैं, और एक स्त्री द्वारा अपने जीवन काल में, इसके लिए परिभाषा निकल के आता है, एक स्त्री द्वारा या एक महिला के द्वारा अपने जीवन काल में जितने जो है कि बच्चे पैदा किए जाते हैं उस स्त्री के द्वारा, उस महिला के द्वारा, इसी को फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पैदा किए हुए जो औसत बच्चे होते हैं उन्हीं को फर्टिलिटी रेट के नाम से जाना जाता है या बोला जाता है। यानी कि अपने जीवन काल में एक महिला के द्वारा जो है कि जितने बच्चों की औसत संख्या पैदा की जाती है उसी को जो है कि फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो है कि फर्टिलिटी रेट आपका 2.2% है, लेकिन इसे हमें लाना है 2.1% तक 2020 तक के आंकड़ा प्रकाशित होने तक। ठीक है, अब एक पॉइंट और समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी में क्या उसको समझिए। देखिए पहले बहुत ज्यादा होता था, पहले क्या होता था कि फर्टिलिटी रेट जो है कि स्त्रियों की, महिलाओं की बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी जो है कि घट गई है। उसका रीजन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि इस टाइम जो है कि आपका लाइफ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और ग्रो करने के साथ साथ जो है कि आपका विद्यार्थी जीवन है, सब जीवन है, उसमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसलिए जो है कि आपका टोटल फर्टिलिटी रेट जो है कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है, घट गया है। अब आप सोचिए कि आपके दादा परदादा हुआ करते थे, दादा परदादा ने आपके किए 5 बच्चे या 6 बच्चे, फिर पता लगा कि उनकी 4 बहनें भी हैं उन बच्चों के, तो टोटल कितने हो गए, 10-12 हो गए, आपका पूरा एक टीम तैयार हो गया। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट डाउन हो गई है। ठीक है, डाउन होने का यही रीजन है कि बहुत सारे चीजें जो हैं कि सामने आके खड़ी हो गई, जिसकी वजह से ये कमी आ गई है इसमें। अब देखिए मैं बात करूंगा जो प्रोजेक्शन पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या प्रतिक्षेपण, जो जनसंख्या प्रतिक्षेपण है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या है। तो जनसंख्या प्रतिक्षेपण की अगर मैं बात करूं कि क्या है तो उसको समझिए।
अभी जो प्रजनन दर हो रहा है और जो मृत्यु दर हो रही है, अभी क्या होता है कि कुछ जो है कि यहाँ से जो है कि आपके माइग्रेट हो जा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि आपका जो है कि प्रियंका चोपड़ा यहाँ से माइग्रेट हो गई, अब वो यूएसए में रहती है। तो इससे जो है कि भारत को बहुत हानि हुई है, तो आप लोगों को इसको देख लेना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि जो हमारी जो मृत्यु दर है, इसमें भी क्या हो रहा है कि तेजीपना आ गई है, मृत्यु दर हो रही है, प्रजनन भी जो है कि आपका कम होने लगा है। तो इसी को जो है कि एक जनसंख्या प्रतिक्षेपण के रूप में जाना जाता है कि ये भी एक जो है कि जनसंख्या में कमी लाने का एक प्रमुख कारण है। क्या है? कारण बन जाता है। अब जनसंख्या जाल को समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए जो इकोनॉमिक जाल होता है, जनसंख्या जाल होता है, पॉपुलेशन जो है कि आपका जाल होता है, उसको समझिए। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन जनसंख्या भी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। क्या है? उस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई भी फायदा नहीं है। और फायदा नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या अपने जो है कि ट्रैक में फंस गई है। जनसंख्या क्या है कि अपने ट्रैक में फंस गई है। इससे प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है कि गिरावट आ जाती है। गिरावट आ जाती है। ऐसी स्थिति को जनसंख्या जाल कहते हैं। इसे भारत इसी से अभी जो है कि भारत जो है कि इसी से जनसंख्या जाल से गुजर रहा है, क्योंकि इसकी जो है इकोनॉमिक जो है ग्रोथ हो रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय में जो है कि बढ़ोतरी ही नहीं हो रही है। जब बढ़ोतरी नहीं है तो इसका मतलब ही कोई नहीं है, क्योंकि उनका विकास ही नहीं हो रहा है। जब विकास ही नहीं हो रहा है तो किस प्रकार का आर्थिक ग्रोथ हो रहा है? किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक ग्रोथ नहीं हुआ। जब तक उस व्यक्ति का विकास ना हो उस क्षेत्र का, तो कोई मतलब नहीं निकल के आता है। इसी को जो है कि आपका जनसंख्या जाल कहते हैं। अब कार्य सहभागिता दर की अगर मैं बात करूं तो उसको समझिए। तो देखिए टोटल जनसंख्या बहुत ही आसान है। टोटल जनसंख्या अपॉन टोटल कार्य करने वाले लोगों की संख्या। टोटल कार्य करने वाले लोगों की संख्या कितने? अब इसका मतलब समझिए कि एक फैमिली है, एक फैमिली में 20 लोग हैं, कार्य करने वाला एक ही है, ठीक? तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? हमारा जनसंख्या सहभागिता दर बोलते हैं। यानी कि किसी एक ही व्यक्ति की सहभागिता है, यानी कि जितनी भी जनसंख्या है उसमें कार्य करने वालों की संख्या आपकी जो है कि कार्य सहभागिता कहलाती है। जनसंख्या लाभांश। जनसंख्या लाभांश की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों तो उसको समझिए क्या है। तो समझिए जो जनसंख्या लाभांश है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 15 वर्ष से नीचे के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल जो है कि मतलब अपना जो है कि संसाधन को नहीं जुटा पाते हैं, अपना स्वयं पर निर्भर नहीं होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वो जो है कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अनडिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेकिन 15 से 60 साल के बीच की जनसंख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वो संसाधनों को इकट्ठा करने में लगी रहती है। संसाधनों को क्या इकट्ठा करने में लगी रहती है, जिससे जो है कि किसी भी देश या राष्ट्र के जो है कि आर्थिक स्थिति ग्रोथ होती है, और वह जो है कि आर्थिक स्थिति को ग्रोथ करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आपका जनसंख्या लाभांश बोलते हैं। कि 15 से लेकर 60 वर्ष के आयु तक के बच्चों के द्वारा जो है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायता की गई, उसी को जनसंख्या लाभांश बोलते हैं। शुभंकर आप लोग जानते हैं कि प्रगणक शिक्षिका हैं शुभंकर इसका, तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या पिरामिड को समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। जनसंख्या पिरामिड को तो देखिए यहाँ पे मैं जो है कि एक फिगर बनाया हुआ हूं। उस फिगर को अगर मैं बात करूं कि समझना है आपको, तो कुछ इस तरीके से फिगर है मेरे प्यारे दोस्तों। एक तरफ जो है कि ये महिला हैं और एक तरफ ये जो है आपके पुरुष हैं। ये आपके पिरामिड है, और ये नीचे जो है कि निम्न वर्ग की जनसंख्या है। यहाँ से लेकर सर्वाधिक मात्रा में आपकी निम्न वर्ग की जनसंख्या होती है, ठीक। ये जो है कि एज के हिसाब से बनाया जाता है। किसके हिसाब से? एज के हिसाब से। ये निम्न वर्ग की जनसंख्या है, जिसकी आयु अगर मैं बात करूं तो 0 से 15 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 0 से 15 वर्ष ले सकते हैं।
और 15 से 60 वर्ष धीरे धीरे ये ऊपर जाते हुए जो है कि जनसंख्या जो है कि मृत्यु की तरफ बढ़ती है। जनसंख्या इधर बढ़ रही है सर्वाधिक मात्रा में, इधर ऊपर जाके धीरे धीरे जो है कि कम होते चली जा रही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कम होते हुए चली जा रही है, इसी को जो है कि आपका जनसंख्या पिरामिड बोला जाता है। ठीक, इसमें एक तरफ महिला को दिखाया गया है, एक तरफ पुरुष को दिखाया गया है। एज के हिसाब से क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है कि आपके कम अवस्था में ही डेथ कर जाते हैं, फिर जो है कि कुछ जो है कि उससे बढ़ते हैं 20 वर्ष 21 वर्ष की अवस्था में, फिर उसके बाद से 30 वर्ष 31 वर्ष की अवस्था में, फिर 32 वर्ष, फिर जो है कि आपका 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष, इसी तरह बहुत पहुंचते पहुंचते जो अगर मैं बात करूं सर्वाधिक जो पहुंचता है वो ये पीक पॉइंट है सर्वाधिक की, अगर इस पे जो पहुंच गया तो समझिए उसकी आयु 100 वर्ष से 112 वर्ष के आसपास पहुंच जाती है। तो ये पीक पॉइंट पर बहुत कम ही पहुंच पाते हैं, इसलिए इधर ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ होते होते धीरे धीरे इनका खात्मा भी हो रहा है, इसी को जनसंख्या पिरामिड बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे मैं कुछ पॉइंटों के बारे में मैं बात करूंगा कि जो भारत की जनसंख्या है, जनगणना है, जो उसके आंकड़े हैं उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है भारत की कितनी है, 74% है, जिसमें पुरुष जो है 85 अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो लिटरेसी रेट है भारत की वो है 74%, और इस 74% में जो पुरुषों की जो है कि साक्षरता है वो है 82.2%, और महिलाओं की जो साक्षरता है वो है आपका 65.5%। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं बात करूं कि राज्यों की अगर मैं बात करूं तो राज्य में सर्वाधिक जो है आपका केरल का है 94%, उसके बाद से आपका दूसरे स्थान पे आता है मिजोरम। मिजोरम का कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो है आपका 91 पॉइंट समथिंग %। ठीक, अब मैं बात करूं कि जो जनसंख्या डेंसिटी है, तो देखिए भारत की जो जनसंख्या डेंसिटी है, औसत जनसंख्या डेंसिटी वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन सर्वाधिक जो है आपका कहां पे है मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार में है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे। ठीक है, सर्वाधिक बिहार की है जनघनत्व। ठीक है, और सबसे कम आप लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश का है, दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं देता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात करूं भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन है मेरे प्यारे दोस्तों। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य वो है, पहला अगर मैं बात करूं सिक्किम, आपका कितना है 6% जो है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। ठीक है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि वाले राज्य की अगर मैं बात करूं तो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है कि आपका मेघालय, मेघालय के बाद से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार के बाद से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद से आपका मिजोरम। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की अगर मैं बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, अपना देश, अपना राष्ट्र, अपना राज्य आता है उत्तर प्रदेश, आप लोग जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है कि बहुत ही महान राज्य है, आप लोग ये भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को। तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर जो है आपका बिहार, फिर जो है आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे कम नागालैंड, आप लोग जानते हैं माइनस में पहुंच गया था, -0.6% था दशकीय वृद्धि नागालैंड का। उसके बाद से अगर दूसरे स्थान पे अगर मैं बात करूं कि कौन आता है तो केरल आता है, फिर आपका गोवा आता है, गोवा के बाद से आपका आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य की मैं बात करूं तो बिहार, बिहार के बाद से आपके आता कौन है तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद से केरल, केरल के बाद यूपी, यूपी के बाद हरियाणा, और बिहार में जनघनत्व 1106 है, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। तो सबसे कम जो है कि आपका जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद से है मिजोरम का। सर्वाधिक लिंगानुपात, देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात आपका जो है कि केरल का है, केरल का 1084 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का 879 है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और केरल के बाद से अगर सर्वाधिकता में अगर मैं बात करूं तो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद से आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद से अगर मैं बात करूं तो मणिपुर आता है, मणिपुर के बाद से छत्तीसगढ़,
और न्यूनतम में हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश आता है। सर्वाधिक साक्षर केरल है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है और हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम साक्षर बिहार है, उसके बाद से आपका आंध्र प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद से झारखंड, उसके बाद से आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए बिहार जो है आप लोग जानते हैं कि लैंड ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान की भूमि बोला जाता है, और जिसकी लिटरेसी रेट मैं बात करूं तो 61% है। तो ठीक है, फिर भी कोई खराब नहीं है। ठीक है, तो आगे मैं बात करूं कि जो आपका अगर आता है जो है कि अगर सर्वाधिक जो महिला साक्षर हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो सर्वाधिक महिला साक्षर केरल में है और न्यूनतम जो है कि महिला साक्षर आपका बिहार में है 51.5%। तो ये भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद से अगर मैं बात करूं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है 972, ये मालूम होना चाहिए आपको। फिर न्यूनतम जो है कि शिशु लिंगानुपात हरियाणा की है। फिर जो है कि केंद्र शासित प्रदेशों की अगर मैं बात करूं, इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात जो है कि पुडुचेरी का है 1037। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और सर्वाधिक जो है जनसंख्या प्रतिशत वाले जो है कि केंद्र शासित प्रदेश आपकी अगर मैं बात करूं तो दिल्ली है, और सबसे कम जो है कि आपका अंडमान निकोबार है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों न्यूनतम जनघनत्व अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम लक्षद्वीप का है, और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो है आपका दिल्ली का है। कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 11,000 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 11,000 लोग रहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा जो है कि आज का पहला इस स्मार्ट जीके ट्रिक का पहला मास्टर वीडियो है, और ये मास्टर वीडियो जो है कि आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अभी मेरी भारतीय राज्य व्यवस्था जो है कि चल रही है और वो समाप्त होने वाली है, और उसमें अगर मैं बात करूं तो उसका भी मैं मास्टर वीडियो आप लोगों को दूंगा, क्योंकि परीक्षाएं जो है कि नजदीक आ गई हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों एक नई खुशखबरी है, देखिए पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस के लिए जो है कि बैचेस जो है कि कल से चालू हो जाएंगे। मैथ की जो क्लास होगी सुबह 8 बजे होगी, और भी क्लासें आप लोगों को बता दी जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैथ की क्लास आप लोग देखना ना भूलें, सुबह रोज 8 बजे। आपके एंट्रेंस के लिए अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके फैमिली में कोई कर रहा है, तो उसे आप लोग इसको प्रीफर कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग इसको करते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेशन के साथ लगातार बने, और ये हमारा जो अद्वितीय प्रयास है जनगणना का, इसे जो है कि कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।